डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th के साइंस बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। आपका चैप्टर जो है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? एफ बराबर होता है R/2। गोलीय दर्पण के फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करें। इसको हमने लिया है फिगर में, हमने इसको पूरा समझाया है इक्वेशन के द्वारा। अवतल दर्पण का क्या उपयोग है इसको भी हम लोगों ने लिया है। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं इसको भी हम लोगों ने लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध है इसको भी हम लोगों ने लिया है। हम इसमें एक उत्तल दर्पण M और M' लिए हैं जिसका ध्रुव P और PC मुख्य अक्ष है। AB एक आपतित किरण है जो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष PC के समानांतर और निकट है। इसमें फोकस दूरी हमारा क्या हो जाएगा फिर? PF बराबर F। वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? PC। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से सूचित करते हैं, बड़ा R से। और याद रखिए CB बिंदु कहाँ अभिलंब है? इसमें फोकस जो हमारा C और B बिंदु है ये कहाँ अभिलंब है? B पर। इसलिए प्रवर्तन का नियम क्या होता है? उस इक्वेशन से हमने इसको सॉल्यूशन किया है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसको हम लोगों ने देखा। एक प्रश्न है कि उत्तल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में क्यों किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में क्यों किया जाता है? जो हम लोग जो नाई से बाल कटवाते हैं वहाँ पे अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों होता है? क्योंकि अवतल दर्पण क्या है? निकटस्थ वस्तु का सीधा, बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जिसी की वजह से हम लोग करते हैं। फिर एक प्रश्न है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? इसमें देखिए उत्तल दर्पण जो होता है किसी वस्तु का हमेशा क्या बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा कि सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और दृष्टि क्षेत्र जो होता है इसका ये विस्तृत होता है, यानी कि दूर से ही इस चीज को दिखाई पड़ता है। इसी की वजह से हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अब बात है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न जो है हमारा 12 है। ये सब हमने प्रकाश का प्रवर्तन का नियम है। हाँ, यहाँ पे प्रश्न है मेरा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो देखिए इसमें फिगर से हमने समझा उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाले किरण पुंज को अभिसारित करना है। अभिसारित क्या होता है? अभिसारित मतलब फैलाना है, उसको फैलाती है। इसी की वजह से हम लोग क्या कहते हैं? उसको अभिसारी लेंस कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों। अवतल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाले किरण पुंज को अपसारित करना होता है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न पे। 15 हम लोग प्रश्न पे चलेंगे। देखिए पहला प्रश्न है अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर। 2022 के एग्जाम में यह पूछा हुआ प्रश्न है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखें। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें
गोलीय दर्पण बोलिए या अवतल दर्पण बोलिए, से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के एक बिंदु से गुजरती है। उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? मुख फोकस कहते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एफ डायग्राम में दिखाया हुआ है। दूसरा प्रश्न है, उस दर्पण का नाम बताइए। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो सीधा और आवर्धित किस में बनता है? अवतल दर्पण में। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, क्यों उसकी महत्ता देते हैं हम लोग कि यही होना चाहिए? ये 2019-2013 के एग्जाम में पूछा है। चूंकि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी तथा क्या होता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसकी दृष्टि क्षेत्र काफ़ी अधिक होती है। इसके कारण ड्राइवर अपने पीछे बहुत बड़े क्षेत्र को क्या करता है? देख पाता है। इसलिए वाहनों में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, कह रहा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी? तो देखिए प्रकाश की किरण जो अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि हवा के अपेक्षा जो होता है जल का घना माध्यम होता है। इसलिए जल में प्रवेश करने के बाद इसकी चाल जो है कम हो जाती है। हवा में चाल बढ़ती है और जल में चाल कम हो जाती है। प्रश्न 5 है हमारा कि अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। देखिए अधिकतम घनत्व किसका होता है? हीरे का। अधिकतम घनत्व किसका होता है? हीरे का। न्यूनतम किसका होता है? हवा का। प्रश्न 6 है हमारा कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? यह 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 अर्थात सबसे अधिक होता है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी कि हीरे में प्रकाश की चाल क्या होती होगी? कम होती होगी। इसका अपवर्तनांक अधिक है तो इस प्रकाश की चाल इसमें कम होती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक डायोप्टर का अर्थ क्या होता है? तो यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कही जाती है। लेंस की क्षमता को हम लोग डायोप्टर में नाम मापते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो मिट्टी का प्रयोग हम लोग करते हैं। प्रश्न 9 है, किस बीम का अवतल दर्पण बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया? वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो देखिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख फोकस के बीच में होनी चाहिए। दर्पण के ध्रुव तथा मुख फोकस के बीच में होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 10, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखते हैं? तो देखिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका क्या होगा? वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 11 जो है, कह रहा है हमारा किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण का लेंस क्या है? जब दोनों अवतल है, गोलीय लेंस और फोकस दूरी दोनों क्या है? समान है, तो दोनों क्या होगा? अवतल होगा। प्रश्न नंबर 12 जो है हमारा, हम लोग देखेंगे किसी दर्पण से आप चाहे कितने दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो संभवतः दर्पण क्या होगा? तो देखिए इसमें दिया है हमारा केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल या समतल अथवा अवतल। तो हम लोग डी करेंगे कि समतल अथवा अवतल। 13 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी वाला लेंस हम लोग क्या करेंगे? पसंद करेंगे। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकाश बताइए। किसी कार का अग्र दीप यानी कि हेडलाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में वर्णन करने के लिए कह रहा है।
तो देखिए किसी कार के अग्रदीप में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। इसका कारण यह है कि उसका परावर्तक जो होता है समानांतर किरण पुंज द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसका वर्णन करने के लिए दूसरा कह रहा है कि किसी वाहन का पास से यानी कि पीछे का, तो किसी वाहन में पास देश के उत्तल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। इसका कारण होता है कि ड्राइवर के कार के पीछे के बड़े भाग तथा बहुत से वाहनों को छोटे आकार में दिखाया जा सकता है। तीसरा है सौर भट्ठी। सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। इसका कारण है कि सूर्य की किरणें को केंद्रित के भट्ठी पर केंद्रित करके डाला जाता है। इससे भट्ठी के अधिक ताप प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 15 जो है 2021 में पूछा हुआ है, पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है क्यों? क्योंकि इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। इसके कारण बाहर से देखने पर हमें सिक्का क्या होता है? उठा हुआ प्रतीत होता है। इसी पे एक प्रश्न आता है कि छड़ी जो है उठी हुई क्यों प्रतीत होती है? तो सेम प्रश्न है। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी आवर्धित है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? सचित्र वर्णन करें। तो इसको हमने वर्णन किया है फिगर के साथ में। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गोलीय दर्पण क्या है? ये गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ये न्यूमेरिकल है आपका, ये F बराबर R/2 जो फॉर्मूला है उसी पे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है? इसको नियम को लिखें। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होता है। पहला होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। दूसरा है कि प्रकाश की किरण दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, यानी कि sin I बटा sin R। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अपवर्तनांक को परिभाषित करें। ये 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42, इस कथन का क्या अभिप्राय है? हीरे का अपवर्तनांक जो है 4.2 है, इसका क्या 2.42 है, इसका क्या अभिप्राय होता है? तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात की चाल और माध्यम के प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। अपवर्तनांक 2.4 कहते हैं कि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में चाल का 1/242 गुनी है, यानी कि sin C = 1/242 होगा, जो प्रवर्तन के नियम के हिसाब से उचित होगा। 19 नंबर प्रश्न जो है हमारा, 19 नंबर प्रश्न जो है हमारा, ये 2018 के एग्जाम में पूछा है, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के नई कार्तीय चिन्ह करें। तो इसको हमने लिखा है, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन की नई कार्तीय परिपाटी है। 1 नंबर में वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखें। मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मूल बिंदु के दाईं ओर दूरियां धनात्मक, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर ऋणात्मक। इसमें ध्यान देना है, बाईं ओर क्या होता है? ऋणात्मक और दाईं ओर धनात्मक। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती है और नीचे जो दूरी होती है उसको हम लोग ऋणात्मक मानते हैं। प्रश्न नंबर 22 जो है 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, आभासी को पर्दे पे नहीं प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनते हैं और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। 21 नंबर प्रश्न जो है 2017, 2014, 2015 3 साल से पूछते आ रहे हैं, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल दर्पण इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर की ओर उभरा होता है और अवतल दर्पण में भीतर की ओर क्या होता है? धंसा हुआ होता है। आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अवतल दर्पण जो है वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण जो है सीधा प्रतिबिंब बनाता है और अवतल दर्पण जो है उल्टा और सीधा दोनों बनाता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है
और अवतल दर्पण में दोनों आकार का प्रतिबिंब बनता है। ये प्रश्न नंबर 21 था। 22 है। 22 जो हमारा प्रश्न है, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? 2014, 2016 ये पूछा हुआ है। एक कांच का आयताकार सिल्ली हम लेते हैं, प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण निर्गत करने के बीच में लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, और ये फिगर के साथ हमने इसमें दिखाया हुआ है। अभी हमने पीछे चर्चा किया था कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों? तो इसका हमने, जब पानी में लकड़ी एक सीधा टुकड़ा डुबोया जाता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। जैसे प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, वैसे ही लंब से दूर मुड़ जाती है, जिस कारण लकड़ी का टुकड़ा जो है हमें मुड़ा मुड़ा प्रतीत होता है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था उसका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन था। हम लोग सेकेंड चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कल देखेंगे। जय हिंद।